हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस लेक्चर which is based on the section 8 of Law of Evidence 1872. In our previous lecture we discussed about the section 7 of this act. Section 7 means facts which are occasion, cause or effect of facts in issue. Now today we will discuss the section 8 of this act. According to this section, any fact is relevant which shows or constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. The conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to a fact in issue therein are relevant thereto, and the conduct of any person an offence against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influence or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto. काफ़ी बड़ी धारा है। इसकी भाषा जो है वो ये बताती है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित करता है या गठित करता है सुसंगत है। यानी कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के हेतु को दर्शित करता हो, तैयारी को दर्शित करता हो, वो सुसंगत है। और इसके अलावा किसी वाद या कार्यवाही में जो पक्षकार होते हैं या उन पक्षकारों का जो अभिकर्ता होता है, तो ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में आचरण उनका, ठीक है, और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, सुसंगत माना जाएगा। चाहे भले ही वो आचरण उस विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे उसके पहले का हो या उसके बाद का। तो यह जो धारा है, धारा 8, ये हेतु को सुसंगत बताती है, तैयारी को सुसंगत बताती है और आचरण को सुसंगत बताती है। मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, these are relevant under section 8 of this act. Now section 8 makes those fact relevant which are connected in any of the following ways. First is if they show or constitute motive. The second is if they show or constitute preparation of any fact in issue or relevant fact. And the third is if they constitute the conduct of any party to suit or proceeding or of an agent of any such party. The conduct may be previous or subsequent to the fact in issue or some relevant fact. Now the important word is motive. जो एक मुख्य शब्द है इस धारा का, वो मोटिव। क्योंकि ये जो धारा 8 है, ये इन तथ्यों को सुसंगत बताती है जो इन 3 आधारों में से किसी एक से संबंधित हो। पहला, या तो वे मोटिव यानी हेतु को दर्शित करते हों,
अथवा वे तैयारी से जुड़े हुए हों या वे आचरण से संबंधित हों। तो धारा 3 का जो कंसंट्रेशन है वह हेतु पर है, तैयारी पर है और आचरण पर है। अब इसमें हेतु यानी मोटिव, यह महत्वपूर्ण है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन आशय से अलग होता है ये। आशय, इंटेंशन और हेतु, मोटिव, ये दोनों दो चीज़ें हैं। मोटिव जो होता है वो कारण होता है, यानी किस कारण से हमने कुछ किया। इंटेंशन उद्देश्य होता है कि हमें ये करना है। तो मोटिव और इंटेंशन में फ़र्क होता है। मोटिव डिफर्स फ्रॉम इंटेंशन in that the intention refer to immediate consequence, whereas motive refers to ultimate purpose with which an act is done. Motive signifies the reasons for the conduct. It implies an emotion or desire operating on the will and causing it to act. In other words, motive is an emotion which impels a man to do a particular act, though it is a sound presumption that every criminal act is done with a motive. It is unsound to suggest that no such criminal act can be presumed unless motive is proved. It applies to contemplate result or object to attain which a man adopts a particular course of conduct. हेतु जो है वह एक ऐसी शक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर कर देती है या उसके इरादे को इतना प्रभावित कर देती है कि वह व्यक्ति विवश हो जाता है। हालांकि हेतु अपने आप में कोई अपराध नहीं है, चाहे वो कितना भी दोषपूर्ण क्यों ना हो, परंतु अपराध हो जाने पर हेतु का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हेतु के साक्ष्य को सुसंगत बनाया गया है। हेतु का साक्ष्य से महत्वपूर्ण संबंध होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी हेतु के कोई कार्य नहीं करता, और इसीलिए इस बात की अवधारणा की जा सकती है कि कार्य किसी ऐसे व्यक्ति ने किया होगा जिसे ऐसा कार्य करने का कोई हेतु रहा हो। हेतु का जो साक्षी होता है वह कार्य और उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के संबंध को दर्शाता है। Proof of motive. Motive cannot always be shown directly. It has to be inferred from the facts in evidence. अपने आप में स्वतः प्रदर्शित नहीं होता। ये जो तथ्यों का साक्ष्य होता है उसमें झलकता है। अगर हम धारा 8 के इलस्ट्रेशन ए को देखें तो इस इलस्ट्रेशन में ये कहा गया है कि A is tried for the murder of B. The fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. यानी जो इसका दृष्टांत है वो बताता है कि ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जा रहा है, और ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की है ख जानता था। ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है, और
अपने इस जानकारी को पब्लिकली करने की धमकी दे करके वो क से धन वसूलने का प्रयत्न करता है। तो यह जो बात है ये सुसंगत है, ये मोटिव को दर्शाता है। ये मोटिव है कि क से चूंकि ख धन वसूल कर रहा था इसलिए क ने उसकी हत्या की। मोटिव सिग्निफाइज द रीजन फॉर द कंडक्ट। No doubt, motive is relevant to prove the commission of crime, but absence of evidence of motive is not going to damage the other evidences and not an essential requirement. Motive is relevant factor in all criminal cases, whether based on testimony of eyewitnesses or circumstantial evidences. Motive alone is not sufficient evidence to establish that the crime in question has been committed by a particular person. At best, it can raise a strong suspicion where the crime is proved beyond reasonable doubt. It is unnecessary to consider the evidence of motive. Similarly, where direct evidence breaks down, it becomes unnecessary to consider the evidence of motive. When fact is so clear and truthful by producing eyewitnesses account, then the evidence of motive is not significant. If the case is based upon circumstantial evidence, then absence of motive is in favor of accused. ये एसेंशियल नहीं है कि हमें मोटिव का एविडेंस प्रस्तुत करना ही करना है, लेकिन ये एक उपधारणा के रूप में सहायक होता है किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए। यही इसकी इम्पोर्टेंस है। नाउ वी विल सी द प्रिपरेशन, तैयारी। There are 4 stages of offenses. First is intention, second is preparation, third is attempt, and the fourth is completed act. The first is not at all punishable. The fourth is always punishable. The second is punishable in certain cases, and the third is exempted in rare case of minor offenses. कार्य को करने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है उसका साक्ष्य सुसंगत होता है। इस धारा का जो प्रावधान है वो बताता है कि विवादक या सुसंगत तथ्य के घटने से पहले ही उनके लिए जो तैयारी के कार्य किए गए हैं वे सुसंगत हैं। किसी अपराध के लिए तैयारी करना कोई अपराध नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मारने के लिए, हत्या करने के लिए पिस्तौल खरीदता है या किसी के मकान में आग लगाने के लिए माचिस खरीदता है तो इसका यह कार्य अपराध नहीं है। लेकिन एक बार अपराध हो जाने पर तैयारी का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है कि अपराध उसी व्यक्ति ने किया होगा जो कि उसके लिए तैयारी कर रहा था। इसलिए तैयारी का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इसके चौथे दृष्टांत को देखें, इलिस्ट्रेशन डी, so the question is whether a certain document is the will of A. The facts that not long before the date of the will, A made inquiry into matters to which the provisions of the will relate, that he consulted vakils in reference to making the will, and that he caused draft or other wills to be prepared of which he did not approve, are relevant.
यानी अगर प्रश्न यह है कि क्या यह दस्तावेज एक की वसीयत है, तो यह तथ्य सुसंगत होगा कि उस वसीयत की तारीख से कुछ दिन पहले ए ने उन विषयों की जांच की जिनमें उस बिल के उपबंधों का संबंध है। उसने उस बिल के बारे में, उस वसीयत के बारे में वकीलों से परामर्श किया। उसने वसीयत के प्रारूप बनवाए, जिसमें से कुछ को उसने रिजेक्ट भी किया। ये सारा का सारा जो तथ्य है वो सुसंगत है। क्यों? क्योंकि ये तैयारी को प्रदर्शित करता है। कंडक्ट। The conduct of a man is particularly important to the law of evidence for his guilt, or the state of his mind is often reflected by his conduct. Guilty mind begets guilty conduct. ये जो धारा 8 का तीसरा प्रावधान है जो आचरण से जुड़ा हुआ है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति का आचरण साक्ष्य विधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका दोषी मन प्रायः उसके आचरण से ही जाहिर होता है, और निश्चित तौर से दोषी मन दोषी आचरण को पैदा करता है। आचरण के साक्ष्य को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसका एक ही कारण है, वो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का आचरण उन बातों से प्रभावित होता है जो उसने की है, चाहे आचरण उन बातों के पहले हुआ हो या फिर उसके बाद हुआ हो। इसको समझने के लिए, आचरण को समझने के लिए हमें धारा 8 के स्पष्टीकरण को भी समझना होगा। एक्सप्लेनेशन 1। According to this explanation, the word conduct in this section does not include statements. यानी आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते, unless those statements comply and explain acts other than statements. But this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act. यानी इस धारा में जो आचरण शब्द है उसके उस शब्द में कथन को समाहित नहीं किया गया है, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ न किए गए हों और उनको स्पष्ट करने वाले न हों। यानी अगर स्टेटमेंट, कथन अगर आचरण को स्पष्ट करता है तो सुसंगत है, अन्यथा नहीं है। लेकिन इस अधिनियम के किसी अन्य धारा के अधीन अगर किसी कथन को सुसंगत बनाया गया है तो उस कथन पर इस स्पष्टीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। We have to see the illustration F. The question is whether A robbed B. The fact that after B was robbed, C said in A's presence, the police are coming to look for the man who robbed B, and that immediately afterwards A run away are relevant. यानी अगर प्रश्न यह है कि क्या ख ने ख को लूटा है, तो यह तथ्य कि ख को जब लूटा गया उसके बाद ग की उपस्थिति में क ने कहा, ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, और ये सुनते ही क भाग गया, तो उसका यह जो आचरण है वो सुसंगत है, और ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि स्टेटमेंट आचरण को प्रभावित कर रहा है, सुसंगत है। Now we have to see explanation number 2. When the conduct of any person is relevant
any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. यानी जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति में और उसकी श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उसके आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है. इलस्ट्रेशन एफ को समझिएगा. जो स्टेटमेंट है वो उसके कंडक्ट को प्रभावित कर रहा है और उसके प्रभाव से वह व्यक्ति वहां से भाग जा रहा है, तो ये बात वहां पे सुसंगत, धारा 8 में सुसंगत मानी जाएगी. कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी. द कंडक्ट इज एडमिसिबल only if the following conditions are satisfied. First, it must be in reference to the suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein are relevant thereto. And second is, it must directly influence or be influenced by any fact in issue or relevant fact. जो कंडीशंस हैं इसके स्वीकारता कि इसको कब स्वीकार किया जाएगा कंडक्ट को, तो उसके कंडीशंस को, उसकी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि कब कंडक्ट को स्वीकार किया गया है धारा 8 में, यानी वो एडमिसिबल कब होगा. तो अगर कथन ऐसा है जो आचरण के साथ हो, उसको स्पष्ट करता हो, कथन ऐसा हो जो आचरण पर प्रभाव डालता हो, तो ऐसी स्थिति में कथन भी आचरण के साथ सुसंगत है, इतना तो हम जानते ही हैं. लेकिन उसके अलावा कुछ और बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए. पहली बात तो ये कि इट मस्ट बी इन रेफरेंस टू द सूट और प्रोसीडिंग. ये जो है ये उस वाद में, उस कार्यवाही में होना चाहिए या उससे जुड़ा होना चाहिए. अब वो फैक्ट इन इशू से जुड़ा हो, सुसंगत तथ्यों से जुड़ा हो, लेकिन उसका जुड़ाव होना चाहिए. और दूसरा, इट मस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस और बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट. मतलब इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना चाहिए या ये बी इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए. किसके द्वारा? या तो फैक्ट इन इशू के द्वारा या फिर रेलिवेंट फैक्ट के द्वारा. एक महत्वपूर्ण केस है कंडक्ट के एडमिसिबिलिटी पर, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला. In this case, the court says that the question whether the affirmative signs of the hand the deceased made in response to the question put to her were relevant under Section 8 as the conduct of an injured person or under Section 32 as a dying declaration. In this case, Abdullah was charged with murder of Dulari, a prostitute, by cutting her throat with a razor. She was taken to the police station and thence to dispensary. She was questioned by her mother, Kotwal, deputy magistrate and surgeon, etc. about the incident. She was unable to speak and therefore she answered by way of sign and gestures. When the deputy magistrate asked her who wandered her, she closed her lips. Then he mentioned great many names. When the name of Abdullah was mentioned,
She nodded her head. He asked if she had been wounded by the razor. She again nodded her head. He asked how she had seen the razor. She pointed to her throat and showed wood on the finger on her hand. He then asked whether a lamp was burning. She made a sign with her hand that there was no lamp. He asked how could she see if there had been no light. She pointed out and looked at the sky to indicate that it was morning. The evidence of these signs was sought to be admit under section 8 as conduct and under section 32 as dying declaration. ये जो मामला था बहुत महत्वपूर्ण मामला रहा। इस मामले में अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति पर दुलारी नाम की एक वेश्या की हत्या का आरोप लगा था। जब उस पर हमला हुआ उस लड़की पर तो वो अपने घर में सो रही थी। सुबह का टाइम था, इतनी रोशनी थी कि किस व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला किया है उसको वो पहचान सके। हत्या करने वाले व्यक्ति ने उस लड़की का गला रेजर से काटा। लड़की ने उसके हाथ को रोकने की कोशिश की जिससे उसके हाथ पर भी जख्म के निशान पड़े। जख्मी हालत में उसे पुलिस स्टेशन ले गया, फिर अस्पताल ले गया। वहाँ पर उसकी माँ ने, कोतवाल ने, मजिस्ट्रेट ने, सर्जन ने उसका बयान लेने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि गला कटा था इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी, होश में थी। वो सिर हिलाकर के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन सर्जन उसे मना कर रहा था क्योंकि इससे उसका जख्म और बढ़ जाता। मजिस्ट्रेट ने जब उससे प्रश्नों को पूछा तो उसके सामने बहुत ढेर सारे नाम लिए और पूछा कि इनमें से किसने उसको जख्मी किया। तो लड़की ने प्रत्येक नाम पर अपना जो हाथ था नकारात्मक रूप से हिलाया, लेकिन जब अब्दुल्ला का नाम सामने आया तो उसने स्वीकारात्मक संकेत दिए। तो उसका ये जो संकेत था, उन संकेतों के आधार पर अब्दुल्ला को दोषी ठहराया गया और उसे मृत्युदंड दिया गया। हालांकि यह जो मामला आया, यह जो न्यायालय का निर्णय आया, इस निर्णय के विरुद्ध अब्दुल्ला ने अपील भी किया और जब अपील में मामला गया तो फिर इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक पूर्ण पीठ बनाई गई और उस पूर्ण पीठ में 3 न्यायाधीश थे जिन्होंने बहुमत से निर्णय दिया कि धारा 8 के अंतर्गत यह जो कथन है जिसको हम संकेतों के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं, इस कथन को धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत माना जा सकता है। ठीक है, यानी जो धारा 8 में हम इन संकेतों को आचरण के रूप में सुसंगत मान सकते हैं। यद्यपि ये जो स्टेटमेंट है इसको ड्राइंग डिक्लेरेशन में भी हम ले जाएंगे धारा 32 में, लेकिन जो धारा 8 क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो आचरण है, कंडक्ट, ये धारा 8 में मोटिव
और प्रिपरेशन यानी हेतु और तैयारी के साथ साथ उतना ही सुसंगत है जितना कि अन्य दो आधार हैं। यानी जब हम धारा 8 की बात करते हैं तो धारा 8 में निश्चित रूप से हेतु, तैयारी और आचरण ये तीनों सुसंगत माने जाएंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। हम आगे के लेक्चर में हम अपनी पढ़ाई को आगे की धाराओं के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।